नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। गुरुवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। संसद के सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। पहले दिन दोनों सदनों में दिवंगत वर्तमान और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि ही दी जा सकी और फिर संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। वजह रही विपक्ष का हंगामा, जो मणिपुर के मुद्दे पर हुआ और दोनों सदनों में कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने 31 विधेयकों को सदन में कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया है और उम्मीद है कि इन पर विचार विमर्श बहस के बाद इन्हें पारित करा लिया जाएगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं और कितना दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और कैसे ये विधायी, न्यायिक और सामाजिक सुधार में मददगार साबित होंगे, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और पड़ताल करेंगे कितने महत्वपूर्ण हैं संसद में प्रस्तावित होने वाले संभावित विधेयक। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीके दुबे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, कानून मामलों के जानकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन आइए दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कौन कौन से प्रमुख विधेयक हैं जो इस बार मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। संसद के दोनों सदनों में सदन के दिवंगत वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और फिर जब सदन संचालन प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दल मणिपुर के हालात पर तत्काल चर्चा की मांग करने लगे और हंगामे को बढ़ता देख दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। क्या मजबूरी है विपक्ष की, वो चर्चा से भागना चाहता है? मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? हमारा केवल इतना निवेदन है, चर्चा हो, खुली चर्चा हो, और सोनिया जी, राहुल जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा राजस्थान पर भी। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, तो वहीं सरकार की कोशिश अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश कर उन्हें पारित कराने की है। सत्र के दौरान सरकार ने सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए 31 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। विधायी कार्यों में सूचीबद्ध विधेयकों में जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2022, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023, डीएनए प्रौद्योगिकी अधिनियम उपयोग और अनुप्रयोग विनिमयन विधेयक 2019, मध्यस्थता विधेयक 2023, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 प्रमुख हैं। इन सबके अलावा जैविक विविधता संशोधन विधेयक, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, निरसन और संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, डाक सेवा विधेयक, हिमाचल प्रदेश के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 समेत अनेक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में चर्चा और पारित कराने के लिए सरकार द्वारा सदन में पेश किए जाएंगे। वैसे भले ही सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा और विपक्ष के रुख को देखते हुए इसके आगे भी ऐसे ही रहने के आसार हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर पीठासीन अधिकारी द्वारा तय की गई व्यवस्था और नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डीके दुबे जी और साथ ही साथ रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। डीके दुबे जी, देखें, अगर 31 तकरीबन विधेयक सूचीबद्ध हैं, उम्मीद है इन पर चर्चा होगी,
अगर महत्वपूर्ण विधेयकों की बात करें तो जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक की बात कही गई है, जिसमें छोटे मोटे जो अपराध हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कारावास और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, इन सबको जेपीसी की पहले ये जब दिसंबर 2022 में लोकसभा में स्थापित किया गया, जेपीसी की सिफारिशों के अनुरूप सरकार अब इसको नए संशोधित रूप में ला रही है। कितना महत्वपूर्ण मान के चलते हैं लिटिगेशन से बचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम आदमी को राहत हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ये मोस्टली जो इस बिल में बात कही गई है वो ये है कि बहुत ऐसे अपराध की कैटेगरी में चीजें आती हैं जिन पे ना तो केस करना संभव होता है और ना ही उस पर प्रोसीजर चलाना संभव होता है। और जनरली इन पर जिस समय अधिकारी नाराज हो जाता है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी नाराज होती है, तो फिर वो इनको ढूंढ कर लगाती है और लोगों पर विश्वास करने का साधन नहीं बचता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको हमारे देश के अंदर लोगों में आत्मविश्वास जगाना है तो फिर उन पर शक करने की जो ये विधाएं हैं उनको कम करना पड़ेगा। और ये बिल स्वयं में ये कह रहा है कि आप जबरदस्ती शक के आधार पर बहुत सारे केसेस फाइल कर देते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर चला देते हैं। इसलिए जन विश्वास को स्थापित करना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इसलिए ये जो जन विश्वास की बात होती है, जब तक जनता में विश्वास कायम नहीं हो जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर पाता है। लेकिन वो अंग्रेजों के बनाए हुए प्रावधान हैं, उनके सिस्टम हैं, आम आदमी को वो शक के दायरे में खड़ा करते थे, या छोटे मोटे धोखे से भी कुछ इधर का उधर हो जाता था तो उनके ऊपर केसेस फाइल हो जाते थे और फिर जीवन भर वो अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। इसलिए ये बिल अपने आप में बता रहा है कि नहीं, सरकार इस समय जनता को आत्मविश्वासी बनाए और उनके ऊपर शक करने के प्रावधान या उनसे गलतियां होने की जो गलतियां होती हैं उनको किसी तरह से माफी के दायरे में लाया जाए या फिर उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, एटलीस्ट डीक्रिमिनलाइज किया जाए। रामकृपाल जी, अगर देखें तो इससे पहले भी सरकार ने बहुत सारे सुधार करते हुए बहुत सारे अनुपयोगी कानूनों को ख़त्म किया था। अब जब ये जन विश्वास विधेयक आ रहा है जिसमें डिक्रिमिनलाइजेशन की बात है, क्या मानते हैं कि ये कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने का अमृतकाल भी है, साथ ही साथ एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, इसमें भी ये इजाफा करेगा? बिल्कुल, देखिए दुबे जी ने बहुत ही सही अभी जो कहा है। देखिए, न्याय शास्त्र जो है वो ये कहता है कि हर आदमी, एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। जब तक किसी को अपराधी नहीं साबित किया जाए तब तक हर आदमी के अधिकार बराबर है, उसी तरह से इनोसेंट है जैसे बाकी लोग हैं। एक्यूज्ड होना सिर्फ काफी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून है, जैसा दुबे जी ने कहा, कि जिनका मिसयूज किया जाता है कि एवरीबडी इज गिल्टी अनलेस प्रूव इनोसेंट। कि मान के चले ये अंग्रेजों के समय का एक जो उनका था हिंदुस्तान के प्रति, जिस तरह से गोरे और काले का भेद था, तो वो मानते थे। आपको देखिए बहुत सारे ऐसे कानून थे कि पूरी की पूरी ट्राइब को ही मान लिया जाता था कि ये तो अपराधी है ही है। सो अगर इस तरह के कानून कोई भी हैं, उनको तुरंत हटाया जाए। और मैं समझता हूं मोदी जी 2014 में जब आए तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्सोलीट पड़े हुए। और मैं बताऊं, देखिए ये सच बात है, कड़वी लगेगी, समाज में अमीर और गरीब होते हैं। अमीरों के हक में अगर कोई चीज रुकती है तो उस पर पूरा चिल्लाता है, मीडिया भी है, सब कुछ है। लेकिन गरीब आदमी बेचारा अंडर ट्रायल पड़ा हुआ है 20-20 सालों से, 30-30 सालों से छोटी छोटी चीजों के लिए। जी आप सोचिए कि छोटी चोरी के लिए। तो ये बहुत सही है कि जो आज के समाज के हिसाब से जिनमें बेकार का शक के बिना पर जो कोई गलती मांग करके, माफी मांग करके जो बच सकता है उसके लिए, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा वो लीगल एफोर्ड नहीं कर सकता, वो खर्च वो पड़ा रहता, वो बेल के लिए तक अप्लाई नहीं कर सकता। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा दुबे जी ने कहा, इसको तुरंत आना चाहिए और जितनी जल्दी हो, सबको संवेदनशील होना चाहिए, पूरी संसद को इस तरह के कानून बिल्कुल खत्म किए जाने चाहिए और ये विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले। निश्चित तरीके से। डीके दुबे जी, अगर देखें जन विश्वास के अलावा बेहद महत्वपूर्ण है मध्यस्थता विधेयक, मीडिएशन 2023 का जो बिल आना है, जिसमें विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ
मध्यस्थता की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अब उस मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिन के भीतर समाप्त करने या फिर सहमति से उसको आगे बढ़ाने या कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। ये जो मध्यस्थता विधेयक प्रस्तावित है, ये कितना प्रासंगिक, कितना दूरगामी प्रभाव डालने वाला? देखिए, एक बात समझने की है, वो ये है कि 1860 से पहले हमारे पास लीगल सिस्टम यानी कि अदालतों की बहुत बड़ा जंजाल नहीं है जी। और हमारी जो आपसी समस्याएं हैं वो हम कहीं ना कहीं गांव में सरपंच, बड़ा बूढ़ा या परिवार के लोगों को बिठाकर सॉल्व करने वाले लोगों में से हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास करने वाले लोगों में से हैं। बड़ों का आदर करने वाले, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल करने वाले लोगों में से हैं। अब आपने अंग्रेज जब यहां पर आया, उसने 1860 के बाद जो जाल बिछाया कि भाई किसी न किसी तरह से उसको कवर किया जाए, तो हम छोटी छोटी बातों पर फैसला कैसे करवाएं, उस पर इंसाफ कैसे लें या उसका निर्णय कैसे करें। अब हम दो आदमी अगर विवादित हैं तो हम निर्णय तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक साधन है, वो है अदालत, और अदालत में जाने का मतलब है कि 2-4-5 साल के लिए लंबा हो गया क्योंकि अदालतों के पास लोड बहुत है। तो क्या, जैसा कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सारे संसार में चल रहा है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उसको कहते हैं कि भाई हम ऑल्टरनेट व्यवस्था कोई कर सकते हैं क्या अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। तो हमने जो 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 मीडिएशन कंसिलिएशन है, ये एक उचित साधन है। इसको अगर लीगल जामा पहना दिया जाए और एरिया वाइज कुछ परमानेंट मीडिएशन सेंटर खोल दिए जाएं, तो फिर मुझे लगता है कि हम वहां जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं थर्ड पार्टी से, और वो बाइंडिंग भी होता है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन लॉ ऑलरेडी हमारे पास है। मीडिएशन के लिए आम जनभावना, उनके लिए ऑथेंटिसिटी किसकी होगी, उसमें ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति कौन होगा, वो किस प्रकार से चलेंगी, इसका एक जामा पहनाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अदालतों का बहुत बड़ा काम जो खाली पीली हमारी छोटी छोटी समस्याओं की वजह से लंबा लंबा चलता है, वो मुझे लगता है उससे हम निजात पा जाएंगे और हम अपने सॉल्यूशंस, एटलीस्ट मुझे लगता है जहां तक 50% तक ये हम अदालतों का लोड कम कर सकते हैं अगर मीडिएशन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और सहमति के तरीके से हो सके। रामकृपाल जी, चाहे मध्यस्थता विधेयक 2023 की बात करें, जनविश्वास विधेयक की बात करें, मध्यस्थता विधेयक में इस बार यह भी प्रावधान है कि ये कानूनी फैसले की तरह ही मध्यस्थता की सहमति के निर्णय बाध्यकारी होंगे। जनविश्वास जो विधेयक आ रहा, 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को संशोधित करके सरलीकरणकृत रूप में उसको समाज में प्रस्थापित करने की स्थिति है। जो बात डीके दुबे कह रहे हैं कि किस तरीके से अननेसेसरी का जो लिटिगेशन है, चाहे वो गांव की पंचायत से लेके देखिए मुकदमेबाजी तहसील से शुरू होती सुप्रीम कोर्ट तक चलती रहती, उस पर भी भविष्य में कुछ लगाम लगने की गुंजाइश दिखती है। बिल्कुल सही है। देखिए, दुबे जी ने अभी बहुत सही कहा है और उस कानून के जानकार हैं चीजों के। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था, जब यह बात आई थी लोकतंत्र के बारे में, कहा जाता है कि हमारा अमेरिकी लोकतंत्र सबसे पुराना है, हम बात के हैं। मोदी जी ने कहा था कि हमारा लोकतंत्र तो हम जब से भारतीय समाज बना है तब से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। वो इसी बात को कहते थे कि पहले ग्रामीण स्तर पे मंडल होते थे, छोटे छोटे ग्राम पंचायतें होती हैं, एक एक गांव के मुखिया होते थे, वो जो कह देते थे उनकी बात मान्य होती थी। और देखिए, वो न्याय करते थे क्योंकि वो उसी जमीन पर है, उनको सारे फैक्ट्स मालूम है। अदालतों में क्या होता है, जब से अदालतें बनी, मैं अदालतों का पूरा सम्मान करता हूं। अदालत में वो चीजें जानी चाहिए जो ग्रामीण लेवल पर, स्थानीय लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, जिनका समाधान नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन है, लेकिन मैं बताऊं आपको, जितना होता है क्या जी, अदालत तो त्वरित फैसला करने के लिए बनाई गई थी। कहा जाता है कि जितनी जल्दी न्याय मिले वही अच्छा होता है, लेकिन हकीकत क्या है कि न्याय को कितना विलंब किया जाए, जो ताकतवर आदमी होता है वो खींचता है जी। और गरीब आदमी बेचारा डर जाता है कि भाई हम कहां तक लड़ने जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो ये मैं बता दूं, यह क्रांतिकारी कदम होगा अगर ग्राम पंचायतों को या बाकी संस्थाओं को मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर उनको इतना अधिकार दिया जाए कि वो जो फैसला देंगे उसको कानून की मान्यता किसी रूप में रहेगी, और अगर उससे कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है
तो फिर आगे जा सकता है। निश्चित तौर से एक और ज़्यादा वो एक सशक्तिकरण की भी स्थिति होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं विधेयकों में, आने वाले विधेयकों में उस पर विचार होगा। डीके दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण विधेयक जो इस बार अपेक्षित है कि संसद में होगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये किस तरीके से निजता के अधिकारों का जो अतिलंघन कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि डेटा का किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है या किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ रही, लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल किस तरीके से व्यक्ति के निजता के अधिकार और उसके संवैधानिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को संरक्षित कर सकेगा? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा जो है ना वो एक संपदा है आज की तारीख में जी। हमारा डेटा मैंने तैयार किया है, मैंने कोई लेक्चर दिया या आपने मीडिया में कोई शो बनाया, कोई एपिसोड रिकॉर्ड किया, और ये आपकी संपदा है। ये संपदा आपकी कोई दूसरा चुरा लेता है, इस्तेमाल कर लेता है या उसका यूज मिसयूज कर लेता है, उसमें तमाम तरह के अमेंडमेंट करके उसको रिपब्लिश कर देता है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि यूएस ऑलरेडी इस पर काम कर चुका है, यूरोप ऑलरेडी काम कर चुका है, और ऑस्ट्रेलिया ने तो अभी पीछे यहां तक जारी कर दिया कि अगर किसी न्यूज़पेपर की कटिंग को कोई सोशल मीडिया पर भी डालता है तो उस न्यूज़पेपर से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। या किसी वीडियो को जो आपने बनाई है या कोई न्यूज रिकॉर्डिंग है, उसको अगर कोई भी यूज करना चाहता है, जब तक उसने पब्लिक के लिए नहीं छोड़ा है तब तक उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और या फिर उससे परचेज करने पड़ेंगे राइट। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में तमाम तरह के सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पायरेटेड इस्तेमाल कर लेते हैं, पायरेसी का काम कर लेते हैं। मूवीज करोड़ों रुपए लगाकर बनाई जाती है, हमारे यहाँ पायरेसी में 10 रुपए में बिक जाती है जी। इसको लेकर प्रोटेक्शन की अति आवश्यकता है, क्योंकि आज का भविष्य तो डिजिटलाइजेशन पर है। ये बहुत बड़ी संपदा है, इसका प्रोटेक्शन की मुझे लगता है हम लेट हो गए हैं। इसको बहुत पहले करना चाहिए। हालांकि 2017 से सरकार ने काम करना शुरू किया था, इस पर एक कमेटी बनाई थी। 2022 में भी इसको बिल का रूप दिया था, फिर वो विड्रॉ करके पब्लिक के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के लिए। और पूरे वर्ल्ड में हम सबसे बड़े कंट्री हैं जहां पर डिजिटल चीजों का इस्तेमाल होता है। आप कोई भी मीडिया देख लीजिए, हम ही उसको चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, और हमारे डेटा प्रोटेक्ट नहीं। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और अर्जेंसी थी, मुझे लगता है। जी रामकृपाल जी, अब हर कोई सोशल मीडिया पर है, हर कोई कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति कर रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ निजता का हनन ना हो, और साथ ही साथ आपका एक जैसे कॉपीराइट बनता था उसी तरीके का कहीं ना कहीं आपका अधिकार अपने डेटा पर भी हो। इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में। किस तरीके से मानते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति हो या फिर ऑनलाइन पब्लिशिंग की बातें हो या फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात हो, किस तरीके से न्यायिक तंत्र को नया स्वरूप देगा? देखिए अश्विनी जी, एक ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर तो बहुत ज्यादा डिबेट होती रही है जी। और इसमें जो युवा पीढ़ी है जो कि डिजिटल सेवी है एक तरह से, तो उसके लिए भी बहुत चिंता का विषय है। बाकी चीजों को देखिए, किसी भी समाज में सबसे बड़ी जो चीज होती है व्यक्ति की, संस्थानों की निजता। मैं व्यक्ति से शुरू करता हूं कि हमारी निजता, ये निजता को अगर कोई चीज, कोई तकनीक ऐसी आती है जो आपकी निजता में सेंध लगाती है, तो यह बहुत ही खतरनाक है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर इसका प्रयास, जैसा दुबे जी ने बताया कि किया जा रहा था, तुरंत कोई न कोई कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, एक नहीं, आपको लगातार वॉचफुल रहना पड़ेगा और समय समय पर कानून को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आज देखिए क्या स्थिति है। मैं मानता हूं ये जरूर है कि सिक्योरिटी गवर्नमेंट का ये पूरा वो है कि कोई आदमी, जैसे मेरा है, जो कुछ अगर कोई सस्पिशियस चीज है तो सरकार का पूरा अधिकार है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां ये जान जाए कि मैं खा क्या रहा हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं क्या शॉपिंग कर रहा हूं, मेरी पूरी लाइफ स्टाइल। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है, जो चैलेंज है टेक्नोलॉजी का आज की तारीख में मनुष्य के लिए, वो उसकी निजता आज खतरे, बिल्कुल उसकी निजता सुरक्षित नहीं है। तो चाहे वो संस्थान हो चाहे व्यक्ति, देखिए संस्थानों पर तो आप तब भी जल्दी कर लेते हैं, इसमें वल्नरेबल जो होता है व्यक्ति होता है। आप देखिए कि
ऐसे ऐसे फोन आते हैं, भाई कहाँ से नंबर हमारा आपको मिल गया, कहाँ से आधार कार्ड आपको हमारा मिल गया, कैसी चीजें। तो मैं मानता हूं कि ये मुश्किल काम है, लेकिन धीरे 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 जैसे समाज का विकास होता है वैसे कानून को उसको बनता फॉलो है। करता है। बस हम जल्दी जल्दी दो और विधेयकों पर राय लेंगे, समय भी कम है। डीके दुबे जी, अगर देखें तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 और 2019 का भी, जिसमें आयु वर्ग के शुद्ध निर्धारण और जो प्रसारण की सामग्रियां हैं उनके कैटेगराइजेशन की बात की गई है, जो यू या ए सर्टिफिकेट या यूए सर्टिफिकेट के तहत दिए जाते थे, अलग अलग सेक्शंस में होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी कहीं ना कहीं स्वनियमन की बातें कही जाती है, अपेक्षा की जाती है। नया जो सिनेमेटोग्राफ विधेयक है वो किस तरीके से सिनेमा, टेलीविज़न या इस तरीके के प्रसारण सामग्रियों को बेहतर तरीके से दर्शकों तक पहुंचा पाएगा? देखिए, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड में नई खोजें होती जा रही हैं, जैसे जैसे अप्रोच बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपको कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। अब सिनेमेटोग्राफी एक्ट में आपने आज कुछ भी परोस रहे हैं, किसी भी तरह से परोस रहे हैं, तो भैया आप ये कहते हो कि नहीं हम बढ़ रहे हैं, तो उसकी कैटेगरी तो आपको सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज जो सेंसर बोर्ड के पास जितनी पावर है उसके तहत हम देख भी रहे हैं कि वो कौन सी किस किस प्रकार की मूवियां मार्केट में आई जाती हैं और बाद में सवाल खड़े होते हैं, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। तो क्यों ना सिनेमेटोग्राफी एक्ट में ही संशोधन करके सेंसर बोर्ड को डायरेक्शन दिया जाए या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक ऑथेंटिकेटेड बॉडी बैठाई जाए, और ऑथेंटिकेटेड बॉडी बैठे वो ये तय करे कि वाकई में क्या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स हो रहे हैं या फिर वल्गैरिटी हो रही है, या फिर समाज को क्या देना है, हमारे देश के लिए क्या हित का है क्या नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। हम लेट हो रहे हैं, हमको पहले से करना चाहिए था। पिछले 5-7 साल से जिस प्रकार से ग्रोथ भारत की बढ़ी है डिजिटल दुनिया में, उस हिसाब से हमें कानूनों की तत्काल जरूरत पड़ती है। और वो मुझे लगता है 2000 जो हमने पास किया था आईटी एक्ट, ये दोनों ही, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ये दोनों ही उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि उसको फुलफिल करने के लिए आपको इधर भी संशोधन करने ही पड़ेंगे, नए प्रावधान उस पर जोड़ने पड़ेंगे। रामकृपाल जी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 लाने की बात है, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री और अन्य तकनीकी मंत्री जो है उसके उपाध्यक्ष होंगे। एक निकाय बनेगा जो कि देश में नवाचार को बढ़ावा देगा, विश्वविद्यालयों से लेकर संस्थानों तक R&D को बढ़ावा देगा। किस तरीके से, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, ये विधेयक किस तरीके से एक संस्थागत स्वरूप देने में मददगार होगा? बिल्कुल, देखिए आज की तारीख में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह पूरी दुनिया ने स्वीकारा है कि भारत में टैलेंट जिस तरह के हैं और जो चीजें हमने स्टार्टअप्स हो या सारी चीजें हो, इनके लिए बिल्कुल ये सही है कि ये इन पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। और असली जी मैं ये कहता हूं कि ये जितने भी विधेयक हैं जो कानून का रूप लेंगे, ये सब संसद में बाकायदा बहस इस पर होती है, स्पेशल कमेटी बैठती है, बहुत सब कुछ करने के बाद ये विधेयक बनते हैं। तो विधेयक से अधिनियम बनने के बीच में मैंने कई बार देखा है सालों गुजर जाते हैं। और जो लक्ष्य लेकर के आप चले हैं, जैसा कि दुबे जी भी कह रहे, मैं भी, जैसे टेक्नोलॉजी है, आज जो आप नियम बना रहे हैं हो सकता है कि 2 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएं, लेकिन अगर 2 साल के बाद वो विधेयक ही सदन में आएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्योंकि देखिए दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, वो तेजी से बदलती दुनिया के लिए, जैसा मोदी जी ने कहा है, एक नया भारत उभर रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी और ये जैसे रिसर्च और जिस तरह के हमारे युवा पीढ़ी है उसको क्या चाहिए, क्या उसकी जरूरतें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो भी विधेयक आया है इसको तुरंत पास किया जाना चाहिए। नहीं तो ये कानून भी 2 साल के बाद पुराने हो सकते हैं। जी, बस चलते चलते फिर नहीं आ सकता है। जी रामकृपाल जी, चलते चलते डीके दुबे जी आपसे जानना चाहेंगे, 3 विधेयक जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, जनजाति आदेश संशोधन विधेयक और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक। जम्मू कश्मीर की कुछ जातियों को, वाल्मीकि समाज, वहाँ पर आरक्षण का हकदार नहीं था। पहाड़ी जातियाँ जो थी वो जनजाति के श्रेणी में नहीं आती थी, ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारी जातियाँ नहीं आती थी। 3 विधेयक जम्मू कश्मीर के सामाजिक न्याय की दिशा में स्थापित किए जाने और पारित कराए जाने की प्रक्रिया है। 370 के बाद सर्वाधिक जरूरत, सबसे बड़ी मांग ये थी, कैसे सामाजिक न्याय और कैसे एक नए विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर को ये विधेयक लाएंगे?
ये देखिए अश्विनी जी, एक प्रक्रिया है। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो विधेयक के रूप में आ रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है। होता क्या है कि समय समय पर जो हमने ये कहा ना, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि एक पिटारा है जिसमें कौन लोग अभी पिछड़े हुए हैं और उनको उत्थान की आवश्यकता जी। है और उनके ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है, इसलिए उसको कहा गया है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है। अनुसूची बनाई गई है, तो उस अनुसूची में जिस प्रदेश में भी बार बार जो सर्कुलेशन होता है और इंफॉर्मेशंस आती हैं, उन इंफॉर्मेशंस के आधार पर पिछड़ा वर्ग जो रहता है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए, उसके लिए विधेयक होते हैं। और केवल जम्मू कश्मीर नहीं, ये अभी अन्य राज्यों के भी जो सूचियां आएंगी और जो उनके सिफारिशें होंगी उनको भी बार बार शामिल किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर से एक सामाजिक न्याय वहां की आबादी को एक बड़े हिस्से को इससे हासिल होगा। डीके दुबे जी। जी बिल्कुल सही बात है कि जम्मू कश्मीर लंबे समय से, पिछले 75 साल से वंचित है इन चीजों से। और चूंकि वहां पर जो वाल्मीकि समाज था, वो आंदोलन हम लोगों ने देखा है कि वाल्मीकि समाज तब से लेकर आज तक उसको वहां राइट ही नहीं मिले थे। ये और अब वो जाकर हासिल होंगे वो संवैधानिक अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे जी, रामकृपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो संसद में 31 विधेयक सूचीबद्ध हैं। संसद का सत्र हंगामेदार हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये करेंगे विधायी कार्य उत्पादकता के लिहाज से और ज़्यादा हो, ये विधेयक पारित हो, देश के न्यायिक, विधायी, सामाजिक सुधार में मील का पत्थर साबित हो। इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।